नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। देश की राजनीति में हो रहे उतार-चढ़ाव को समझने के लिए हमें समझाने के लिए हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे तकरीबन रोज़ ही देश की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार कमल जी, नमस्कार। एक जो प्रवृत्ति पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही है और वो बार-बार इसका उपयोग करती रही है, कभी इसका ज़्यादा तीखा विरोध होता है, कभी कम होता है, वह है लैटरल एंट्री का। जिसका सीधा-सा मतलब ये है कि सचिव पद तक के लिए कोई व्यक्ति बिना यूपीएससी की परीक्षा से गुज़रे हुए, बिना लंबी सर्विस किए हुए आ सकता है। एक बार फिर से ऐसे कई पदों का विज्ञापन निकला है जिसका तीखा विरोध हुआ है। राहुल गांधी ने भी इसका विरोध किया है। राजनीतिक रूप से अगर हम इसे देखें तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आत्मघाती कदम माना जाएगा? या फिर वो ये कह सकते हैं कि कानून तो पहले से बना है, हम तो सिर्फ उसका अनुपालन कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये लेटरल एंट्री वाला मामला कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस का मकसद इसमें दूसरा था। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही है, वो थोड़ा अलग तरह का है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको साफ किया है। उन्होंने कहा, हम जब इसको लाए थे, तो हमारा मकसद ये था कि कुछ जो बाजार सरकार के बाहर जो विशेषज्ञता है, उस विशेषज्ञता को इस्तेमाल किया जाए। अब देखिए, ऐसा राज्यसभा है, तो राज्यसभा में बिना चुनाव लड़े बहुत से लोगों को नामजद किया जाता है, जो उन क्षेत्रों के लोग हैं कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो नहीं आ पाएंगे, और राज्यसभा में आकर वो सार्वजनिक जीवन को और राज्यसभा की बहस को, राजनीतिक बहस को समृद्ध करें। मकसद उसके पीछे है। कितना हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है, ये अलग है। तो इस प्रकार की लेटरल एंट्री जो है वो सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मौजूद है। ये सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकार की जो नौकरशाही है, उसमें लेटरल एंट्री का मतलब कुछ और है। कांग्रेस भी जब लाई थी, मुझे भी नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा सुचिंतित किस्म का कदम था। यह स्पष्ट कर देने की जरूरत है। देखिए, जो लोग सरकार के अंदर संयुक्त सचिव, उप सचिव या सचिव बनते हैं, ये लोग ऐसी बात नहीं है कि केवल सीधे सीधे ये आईएएस में आते हों और उसके बाद वो सचिव पद पर नियुक्त हो जाते हो। इनमें से लगभग सभी लोग जिला स्तर के ऊपर, जिला स्तर का जो प्रशासन है, वहां पर जाते हैं और वहां पर एडीएम बनते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं। उसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर काम करते हैं। बड़े बड़े अफसर हैं, नृपेंद्र मिश्रा हैं, टीएसआर सुब्रमण्यम है, ये सब लोग पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जिलाधिकारी थे। यानी जो जिला प्रशासन है, जो दरअसल देश का जो सारा प्रशासन है, उसकी बुनियादी इकाई है, उसमें काम करते हैं। जनता के साथ उनका संपर्क होता है और उनका प्रशिक्षण भी आईएएस में इसी तरीके से होता है। यहां तक कि आप किसी भी प्रदेश में पैदा हुए हो, आपको अपना कैडर की भाषा सीखनी पड़ती है। टीएसआर सुब्रमण्यम तमिलनाडु के थे, लेकिन जब उन्होंने उत्तर प्रदेश कैडर चुना तो उन्हें हिंदी सीखनी पड़ी और वो हम और आपकी तरह ही हिंदी बोलते थे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वो बिल्कुल अलग तरह की प्रक्रिया है, जिसके जरिए एक आईएएस अफसर को निचले स्तर से काम करके ऊपर बढ़ना पड़ता है। फिर वो गुरुतर प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सरकारों में जाता है, प्रादेशिक सरकार में जाता है, केंद्र सरकार में जाता है, और फिर वो सर्वोच्च कैबिनेट सचिव के पद तक, मुख्य सचिव के पद पर, अपने किसी मंत्रालय के सचिव के पद पर पहुंचता है। तो ये वो प्रक्रिया है। लेटरल एंट्री जो है इस पूरी प्रक्रिया को खत्म कर देती है। अच्छा, दूसरे, चूंकि लेटरल एंट्री जो है वो निजी क्षेत्र से आएगी, लेटरल एंट्री के कैंडिडेट जो निजी क्षेत्र से आएंगे, निजी क्षेत्र में आरक्षण है ही नहीं। वहां पर आपको दलित और ओबीसी विशेषज्ञ मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो प्रक्रिया ही वहां पर मौजूद नहीं है जिसके जरिए समाज के वो तबके, जिनको जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, वो इन पदों तक पहुंच पाए। तो जब वो वहां पे है ही नहीं, इसीलिए सरकार इस बात को समझती है, जो लेटर एंट्री चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसमें आरक्षण का प्रावधान ही नहीं रखा है। तो कांग्रेस की आलोचना यह है कि ये दरअसल आरक्षण को कमजोर करने या खत्म करने के लिए उठाया गया एक कदम है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें जितने लोग लेटर एंट्री के जरिए नियुक्त होंगे, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा, और ऐसे लोग जो प्रशासन का जो निम्नतम और जो बुनियादी स्तर है, जिला प्रशासन, उस जिला प्रशासन से के जरिए ऊपर उठ के आएंगे भी नहीं, तो उन्हें जनता के साथ संपर्क का कोई अनुभव ही नहीं होगा।
मुख्य तौर पर निजी क्षेत्र के एजेंट के तौर पर सरकार में काम करेंगे और निजी क्षेत्र के फायदे नुकसानों, निजी क्षेत्र का किस बात में फायदा है, किस बात में कम फायदा है, किस बात में ज्यादा फायदा है, कौन सी नीति सरकार को बनानी चाहिए, उसके लिए ये लोग काम करेंगे। देखिए, अभी तक इस तरह की लेटर एंट्री के जो अफसरान नियुक्त हुए हैं, उन अफसरान से क्या काम लिया जाए, अभी सब बहुत चीजें स्पष्ट नहीं है। ये लोग दरअसल क्या काम करेंगे, इनकी विशेषज्ञता जो है किस मकसद के लिए होगी, आखिरकार इनके पास ऐसी कौन सी विशेषज्ञता है जो कि एक प्रशिक्षित आईएएस अफसर में नहीं हो सकती। इस बात को भी, इन सब बातों की भी जांच होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं जब कांग्रेस ने इस विचार को लाई थी, उस वक्त भी ये सुचिंतित विचार नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी इस काम को कर रही है, उस वक्त भी ये सुचिंतित विचार नहीं। ये एक तरह से निजी क्षेत्र की सरकारी क्षेत्र के अंदर एक सरकार द्वारा कराई गई वैध घुसपैठ है, और एक ऐसी वैध घुसपैठ है जो भारत में ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा ढांचा है, उस पूरे ढांचे को असंतुलित कर देगी, उसको पूरी तरीके से बिगाड़ देगी। और अभी तक ये नहीं पता है कि ये लोग आके दरअसल सरकार में काम करेंगे क्या। मुझे लगता है सरकार को भी खुद नहीं पता है इस बात का कि हम इनसे क्या काम लेंगे। इसलिए अभी तक ये घोषणा तो बहुत पहले हुई थी लेटर एंट्री की, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ये ठीक से काम। तो ये पूरा मसला बहुत गड़बड़ है, बहुत ही संदिग्ध किस्म का है, और कांग्रेस तो इसकी आलोचना कर ही रही है। मुझे लगता यह है कि केंद्र सरकार को भी इस पर पुनर्विचार करके इस पूरी प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, और रोककर इस पूरी प्रक्रिया को सोचना चाहिए दोबारा बैठ के, भाई इस लेटर एंट्री की क्या आवश्यकता है, आखिरकार कौन सी विशेषज्ञता लेकर ये लोग आएंगे सरकार में, क्या सरकार को इस प्रकार की विशेषज्ञता की आवश्यकता है, और वो कौन सी विशेषज्ञता होगी। आखिरकार जो विज्ञापन निकालेंगे ये लोगों को रखेंगे, उसका कोई नोमेनक्लेचर होगा कि भाई हमें फलानी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, उसके तहत लोग आवेदन करें और हम उनको देखेंगे उस विशेषज्ञता को पूरा करने के लिए इनके पास जरूरी योग्यता है कि नहीं, तब हम इनको देखेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक चीज ये भी मानी जा रही है कि असल में यह आरएसएस की घुसपैठ को प्रशासन में बढ़ाने की कोशिश है, या आरएसएस को खुश करने की कोशिश है। विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के समय या वाइस चांसलर की नियुक्ति के समय इस तरह की चीजें होती रही हैं। तो क्या हम इसे इस रूप में भी देख सकते हैं कि असल में इन सारी चीजों के माध्यम से आरएसएस परोक्ष रूप से, ना सही अब सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो पहले ही से प्रशासन को नियंत्रित कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास एक भविष्य के आईएएस अफसरों को के प्रशिक्षण के लिए, उनकी तैयारी के लिए एक संगठन भी है, जिसमें से संकल्प नाम का, इसमें बड़े पैमाने पर छात्र निकलकर प्रशिक्षण लेकर आईएएस में दाखिल होते हैं, और उनको वहां पर प्रवेश मिलता है। वो मेरिट के जरिए ही दाखिल होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरिट के जरिए दाखिल नहीं होते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़कर वहां पर जाते हैं। तो जाहिर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे लोगों को तो वहां भेजेगा नहीं जो उसकी विचारधारा में दीक्षित ना हो। भाई वो तो एक विचारधारात्मक संगठन है ना, वो किसी ऐसे नौजवान को वहां नहीं भेजेगा जो उसकी विचारधारा में दीक्षित ना हो। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के लोगों का प्रवाह, उनका प्रवेश प्रशासन में अभी से नहीं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी इस देश में, भाजपा की सरकार नहीं थी, वो कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी चल रहा। तो वो प्रक्रिया तो पुरानी है और लगातार चल रही है। अच्छा, अब चूंकि निजी क्षेत्र में से बिना यूपीएससी का इम्तिहान पास किए हुए लोगों को प्रशासन में लिया जाएगा, तो ऐसे में एक ऐसी सरकार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहने पर चलती है या चलना चाहती है, या मौके बमौके वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात मानती है, कभी कभी नहीं मानती है बात, वो ऐसे बहुत से लोगों को ले सकती है जो कि संघ के समर्थक हो विचारधारात्मक रूप से। तो ये खतरा तो पूरी तरीके से मौजूद है और पहले से चला आ रहा है खतरा। एक जो आरोप 2024 के चुनाव में लगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये लोग संविधान के विरोधी हैं, क्या लेटरल एंट्री का जो पूरा एक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार आगे बढ़ा रही है, उससे यह खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह विरोध और ज्यादा चस्पा हो जाए कि आप रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्वेशन को खत्म किए बिना उसको निष्प्रभावी कर देने, या उसको न्यूनतम कर देने, या उसको सिकोड़ देने,
के लिए बहुत से हथकंडों का इस्तेमाल किया। ईडब्ल्यूएस कोटा एक इसी तरह का हथकंडा है। अब लेटरल एंट्री का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कुछ रिक्तियां निकली हैं, उन रिक्तियों के लिए परीक्षा होती है, उसमें ओबीसी कोटा भी है, उसमें दलित कोटा भी है, उसमें सारे कोटे मौजूद हैं, उसमें बकायदा रोस्टर लगा हुआ है उसके अंदर। तब उसमें ऐसे ओबीसी या दलित उम्मीदवार जो ज्यादा अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं और उनके 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 नंबर जो हैं वो जनरल जनरल जो कैटेगरी है, यानी सामान्य कैटेगरी जो है, ऊंची जातियों वाली की श्रेणी है, ऊंची जातियों की श्रेणी के लिए जितने नंबर निर्धारित हैं, जो कट ऑफ निर्धारित है, वो दरअसल उसके अंदर भी आ सकते हैं। तो उस सबको मिला के ऐसा गोलमाल किया जाता है, यानी आप उनकी नियुक्ति जनरल कैटेगरी में कर देंगे हैं, और उससे क्या होगा कि जो ओबीसी कैटेगरी में नियुक्ति होगी, वहां पर कोटा नहीं भरा जाएगा पूरा, और क्लेम आप ये करेंगे कि हमने इतने 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 प्रतिशत लोगों को दे दिया, जबकि दरअसल ओबीसी कैटेगरी में नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के बहुत से दावेदारियां हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने विधानसभा के पटल पर यह दावा किया है, एक ये जो अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द हुई है, कि हमने 70% आरक्षण दे दिया। इस प्रकार के झूठे दावे भी किए गए हैं। देखिए, खुद केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम मंत्रालयों को चिट्ठी लिखी है। जिस चिट्ठी में उन्होंने पूछा है कि आपके यहाँ जो भी नियुक्तियां हुई हैं, कितनी नियुक्तियां खाली हैं, उसमें रोस्टर लगा हुआ है, उसमें ओबीसी और दलित दलित रिक्तियां कितनी हैं, उसमें कितनों को अभी तक नियुक्ति मिली है कि नहीं मिली है, इस सबका आप ब्यौरा दीजिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो उप मुख्यमंत्री है, वो सारे मंत्रालयों को चिट्ठी लिख रहा है। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि आरक्षण के सवाल पर उत्तर प्रदेश में कितना जबरदस्त घपला चल रहा है। मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आरक्षण किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, उसका परसेंटेज क्या है, उसका प्रतिशत क्या, कुछ नहीं पता है। सारा का सारा पूरी तरीके से गड़बड़ झाला है, झूठ बोला जा रहा है, और आरक्षण को अपनी राजनीतिक गोटी पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर बस चले तो वो तो आरक्षण खत्म कर दे, मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि वो घोषित रूप से आरक्षण नहीं खत्म कर सकते, उसके भयानक राजनीतिक नुकसान होंगे। इसलिए वो ऐसे बहुत सारे छुपे हुए छलपूर्ण हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आरक्षण की पूरी पद्धति गड़बड़ा जाए, कमजोर हो जाए, लोगों की उसमें दिलचस्पी खत्म हो जाए, और लोग थक जाएं एक दिन मांग करते करते, और उसकी दिलचस्पी भी खत्म हो जाए उनकी। पूरा पूरा दांव इस बात का। एक अन्य राजनीतिक घटनाक्रम जो कल के दिन हुआ वह यह था कि चंपई सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री बने थे तकरीबन 5 महीनों के लिए, उन्होंने एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। वो दिल्ली आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। उनका दावा है कि उनका उनका अपमान किया गया, उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, वगैरह वगैरह। इस राजनीतिक घटनाक्रम को हम कैसे देखें? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद स्थिति हुई है झारखंड में? देखिए, चंपई सोरेन तो झारखंड मुक्ति मोर्चे के बहुत बड़े नेता हैं, और जहां तक मुझे पता है हेमंत सोरेन उन्हें पिता तुल्य मानते हैं, उनको टाइगर वाइगर तमाम इस तरह की बातें उनकी तारीफ में की जाती हैं। और जब हेमंत सोरेन ने उनको अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाने की योजना पर अमल किया होगा, तो उन्हें पूरा विश्वास होगा, और मेरा मानना यह है कि दोनों के बीच में स्पष्ट बातचीत भी हुई होगी कि भाई अभी आप एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, मैं जा रहा हूं जेल, जब मैं छूट जाऊंगा तो मैं ही बनूंगा। इस प्रकार की एक समझदारी भी रही होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिना इस प्रकार की समझदारी के ये सब हुआ होगा। लेकिन अब चंपई का कहना यह है कि उनका उनका अपमान किया गया है और उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि वो दल बदल भी कर सकते हैं। ऐसा होगा तो झारखंड मोर्चे के लिए फायदेमंद बात तो हो ही नहीं सकती, होगा तो उन्हें नुकसान ही। भाई चंपई सोरेन का इस तरीके से करना, इसकी तुलना लोग नीतीश कुमार और जितेंद्र राम मांझी के बीच में जो हुआ था उससे कर रहे हैं बिहार में। मैं नहीं मानता कि ये बात उसके मुकाबले की है, ये उसके समकक्ष बात नहीं है। जितेंद्र राम मांझी एक बहुत ही छोटे से
दलितों के एक बहुत ही छोटे तबके के नेता हैं, और वो कोई बहुत बड़ा उनकी उनकी नाराजगी नीतीश कुमार के प्रभाव में किसी प्रकार का कोई क्षय कर पाने में समर्थ नहीं साबित हुई, और हम लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन चंपई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ना, अगर वो छोड़ते हैं, अभी तो छोड़ा नहीं है उन्होंने, अगर वो छोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, पता नहीं किस प्रकार का सौदा होगा उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी आदिवासियों एक नेता की तलाश है। जो अर्जुन मुंडा साहब थे, वो इस बार चुनाव हार गए, तो उनके चुनाव हार जाने से उनकी साख गिरी है। उसके बाद एक और बड़े नेता हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, बाबूलाल मरांडी हैं। तो बाबूलाल मरांडी भाजपा से जा चुके हैं, फिर आ चुके हैं भाजपा में, तो उनकी स्थिति थोड़ी हिली हुई है और उनके कार्यकर्ताओं से संबंध अच्छे नहीं है। माना जाता है कि वो कार्यकर्ता उनको कोई खास, उस पहले ऐसा एक जमाने में तो बहुत सम्मानित थे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उस तरह का सम्मान वो नहीं देते हैं कार्यकर्ता। तो भाजपा सोचती है कि उसके पास एक ऐसा आदिवासी नेता आ जाए जिससे वो आदिवासी नेतृत्व में और आदिवासियों के बीच में अपने आधार में जो कमी आई है उसकी क्षतिपूर्ति कर सके। अब ये भाजपा आलाकमान को तय करना है और चंपई सोरेन को भी तय करना है कि क्या इस प्रकार की किसी योजना भाजपा आलाकमान के पास है, और चंपई सोरेन उस योजना में अपने आप को फिट पाते हैं, वो कहां तक उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, कहां तक नहीं कर पाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चे में तो उनकी हैसियत बिल्कुल स्पष्ट है, वो बहुत बड़ी और मजबूत हैसियत में है। इससे एक ये भी बात हो सकती है कि ऐसा कह के शायद वो हेमंत सोरेन से अपनी हैसियत को दोबारा नेगोशिएट कर पाए झारखंड मुक्ति मोर्चे के अंदर, और एक प्रकार से तय करवा लें कि अगर अगली सरकार बनेगी तो उसमें हम किस पद पे होंगे। हो सकता है उनको उप मुख्यमंत्री, बहुत कुछ भी हो सकता है, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्या हो सकता है। एक ये भी राजनेता सब तरह से अपनी चाल खेलते हैं, तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हो सकती हैं। नुकसान तो निश्चित रूप से होगा, इससे उनके इस वक्तव्य से ही नुकसान होना शुरू हो गया होगा। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी या फिर चंपई सोरेन जैसे जो उदाहरण हैं, वो एक तरीके से वंशवादी राजनीति की प्रवृत्ति को मजबूत करने वाले हैं? यानी हर मुख्यमंत्री हो या कोई बड़ा नेता हो, वो अपनी कुर्सी छोड़ने के बाद हमेशा चाहेगा कि उसके किसी परिवार के सदस्य के पास ही जाए, क्योंकि और कोई होगा तो फिर वो बिल्कुल ही बगावत की मुद्रा में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने समझदारी का काम किया। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल, देखिए हर स्थिति अलग अलग तरह की है। जिस तरह से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी का मामला अलग है और झारखंड का मामला अलग है, दिल्ली का मामला भी थोड़ा उससे अलग तरह का है। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद न छोड़ना एक तरह से एक रणनीतिक कदम था, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून के जरिए उनका दमन चक्र चलाया था, उसको चुनौती देने वाला कदम था। और उस चुनौती देने वाले कदम से कुछ भाजपा को काफी परेशानियां भी हुई उससे। अगर वो मुख्यमंत्री पद त्याग देते और उसके बाद जेल में रहते, तब भाजपा को वो परेशानियां नहीं होती जो अरविंद केजरीवाल उनके लिए वो परेशानी पैदा कर पाने में समर्थ रहे। दूसरे, ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी को जैसे भाजपा वाले प्रचार ये कर रहे थे, वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। वो खुद मुख्यमंत्री बने रहे। इससे प्रशासनिक दिक्कतें भी पहुंची आम आदमी पार्टी सरकार को, लेकिन उन्होंने उन दिक्कतों को स्वीकार किया और उन दिक्कतों के साथ रहते हुए उन्होंने सरकार चलाई और अरविंद केजरीवाल तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री बने रहे। और भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का जो उन्होंने दांव खेला था, उस दांव में वो कामयाब नहीं हो पाई। तो वो एक दूसरी तरह की रणनीति थी। हेमंत सोरेन ने जो रणनीति अपनाई, उसका किरदार ढांचा अलग तरह का है। नीतीश कुमार ने जो अपनाई थी, उसका ढांचा अलग तरह का है। तो ये अलग अलग तरह की राजनीति है, जिसको हमें उन्हीं के संदर्भों में देखना चाहिए। लेकिन जहां तक वंशवाद का सवाल है, मुझे लगता है कि वंशवाद से मैं भी चिढ़ता हूं और आप भी वंशवाद से चिढ़ते हैं। बाकी वंशवाद एक विकृति भी है भारतीय राजनीति की, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। वंशवाद या परिवारवाद, जो भी आप कहें, वो भी एक दिक्कत है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मतदाताओं के ऊपर इस आरोप का और इस परिस्थिति का कोई असर होता है। मतदाताओं को कोई अगर वंशवादी है, कोई अगर परिवारवादी है, कोई अपने बच्चों को बढ़ावा देता है, इस आधार पर मतदाता वोट देने न देने का फैसला नहीं करते। ये बात बहस और विमर्श में रह गई है केवल। केशव प्रसाद मौर्य ने कल काफी तारीफ की योगी आदित्यनाथ की और कहा कि वो देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं।
क्या यह माना जाए कि केशव प्रसाद मौर्य ने हथियार डाल दिया है, या थोड़े समय के लिए युद्ध विराम की स्थिति जैसी? अरे अभी जब 69,000 शिक्षकों की नियुक्तियां खारिज हुई, तो केशव प्रसाद मौर्य ने तो उसकी तारीफ की कि ये बड़ा अच्छा हुआ, जबकि वो मुख्यमंत्री भी उसके लिए जिम्मेदार है, उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो खुद जिम्मेदार है। इसलिए मुझे तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ठंडा गर्म हो रहा है, इन सबको हम लोगों को एक तरह का जो आंतरिक संघर्ष है उनके उनके बीच में एक ऐसा शीत छुड़ा हुआ है जो शीत शीत जो कोल्ड भी है और हॉट भी है, दोनों तरह के युद्ध एक साथ चल रहे हैं। हमें उस रूप में उसको देखने, पढ़ने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। अभी कोई और घटना हो जाएगी तो उसमें फिर आपको लगेगा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। यानी अभी कहानी बाकी हम ये कह सकते हैं। नहीं नहीं, वहां तो बिल्कुल सारे जो जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजदीकी निगाह रख रहे हैं, उन सबका मानना ये है। अभी तक मुख्य तौर पर सभी समीक्षक इस बात पर सहमत हैं कि आला कमान ने आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्णय ले लिया है। इस निर्णय को कब कैसे लागू किया जाएगा ताकि उससे होने वाला नुकसान न्यूनतम हो, यही केवल बात रह गई है। इसे उपचुनावों के बाद लीक किया जाएगा, उपचुनाव के पहले किया जाएगा, उपचुनाव की भी घोषणा नहीं की गई है, शायद इसीलिए इसको रोका गया हो। कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आदित्यनाथ जी को उप मुख्यमंत्री वो बने रहते हैं और 2027 तक बने रहते हैं, तो फिर आप मानिए कि ये नरेंद्र मोदी का पार्टी के भीतर और सरकार में जो रुतबा है, उस रुतबे पे एक बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है, बहुत क्षय होगा। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में अभय जी से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।